नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। वंदे मातरम को 150 वर्ष हो गए। ये देश का राष्ट्रगीत नहीं बल्कि कई लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। आज लोकसभा में वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर चर्चा में ऐसी कई बातें सामने आई हैं जो पश्चिम बंगाल चुनाव से इसका कनेक्शन जोड़ता है। संयोग ये भी है कि इस चर्चा से ठीक एक दिन पहले रविवार को कोलकाता में लाखों लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता का सामूहिक पाठ किया था। ये एक तरह से राज्य में हिंदू जागरण के प्रयास के रूप में देखा गया। ये चर्चा ऐसे समय में भी हो रही है जब तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर राज्य में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। उधर एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर वंदे मातरम पर चर्चा क्यों हो रही है या फिर जानबूझकर कराई जा रही है। जितनी बातें सदन के अंदर से बाहर आई उनके आखिरकार मायने क्या हैं, आज विस्तार से करेंगे इसी पर चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। वंदे मातरम के 100 साल हुए आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ। हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है और करोड़ों देशवासी इसका सम्मान करते हैं, लेकिन आज इस पर सियासत क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है। राष्ट्रगीत के 150 साल पर सम्मान सहित बात की जा सकती है, पर छींटाकशी कहां तक जायज है। दरअसल पीएम मोदी ने सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने 1 घंटे की स्पीच में वंदे मातरम 121 बार, देश 50, भारत 35, अंग्रेज 34, बंगाल 17, कांग्रेस का 13 बार जिक्र किया। उन्होंने वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम 10 बार, नेहरू जी का 7 बार, महात्मा गांधी का 6 बार, मुस्लिम लीग 5 बार, जिन्ना 3 बार, संविधान 3 बार, मुस्लिम 2 बार, तुष्टीकरण 3 बार कहा। मोदी ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1936 को वंदे मातरम के खिलाफ नारा बुलंद किया। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन टूटता दिखा। नेहरू मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को करारा जवाब देते, उसकी निंदा करते, लेकिन उल्टा हुआ। उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था। वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। 150 वर्ष उस महान अध्याय को, उस गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर है। पीएम मोदी ने अपने पूरे भाषण में 6 बड़ी बातों पर जोर दिया। वंदे मातरम का स्मरण इस सदन का सौभाग्य। वंदे मातरम के 150 साल पर भारत तेजी से बढ़ रहा है। 1906 का एक किस्सा सुनाया। बंगाल के लिए वंदे मातरम गली गली का नारा बन गया। नेहरू ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। आईएनसी चलते चलते एमएनसी हो गया। 2 दिसंबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई थी। इसमें तय किया गया था कि वंदे मातरम को लेकर 8 दिसंबर को लोकसभा और 9 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा होगी। सरकार संसद में राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर चर्चा इसलिए कराना चाहती है ताकि इसके 150 साल पूरे होने पर इसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व देश के सामने रखा जा सके। इसके पीछे 5 बड़ी वजह मानी जा रही हैं। राष्ट्रीय भावना और एकता का संदेश, बंगाल चुनाव से जुड़ा राजनीतिक संकेत, 1937 में वंदे मातरम के हिस्से को हटाने की बहस को सामने रखना, बंगाल विभाजन और स्वतंत्रता आंदोलन की याद दिलाना,
वंदे मातरम का नारा बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ बड़े आंदोलनों का केंद्र था। विपक्ष के साथ टकराव से ध्यान हटाना। राष्ट्रगीत के 150वें वर्ष को लेकर पक्ष विपक्ष में राय भिन्नता का कोई स्थान नहीं। ये एक पवित्र अवसर है, वहीं इसमें राजनीति भी नहीं देखी जानी चाहिए, लेकिन इस चर्चा में छिपे संदेशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चलिए आपको बताते हैं क्या था वंदे मातरम का विवाद। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में लिखा था। संस्कृत में रचित पहली 2 पंक्तियां भारत को देवी दुर्गा के रूप में चित्रित करती हैं, जबकि बंगाली में शेष पंक्तियां मातृभूमि की सुंदरता और भावना का वर्णन करती हैं। 1905 तक स्वदेशी आंदोलन और बंगाल के विभाजन के विरोध के बीच ये गीत कोलकाता से लाहौर तक के शहरों में एक रैली का नारा बन गया। अरविंदो घोष जैसे क्रांतिकारियों ने इसे मुक्ति के मंत्र के रूप में संदर्भित किया। अंग्रेजों की ओर से इसे दबाने के प्रयासों के बावजूद वंदे मातरम प्रतिरोध का एक ऐसा प्रतीक बना रहा जो बंगाल के विभाजन को 1911 में रद्द करने को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। 1906 से 1911 तक कांग्रेस कार्यक्रमों में पूरा गीत गाया जाता था, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसकी धार्मिक छवियों पर आपत्ति जताई, जिसमें देवताओं का उल्लेख भी शामिल था। कांग्रेस नेताओं को बाद में गीत को केवल पहली 2 पंक्तियों तक सीमित करने के लिए प्रेरित किया। गांधी ने वंदे मातरम का समर्थन किया, लेकिन इसके धार्मिक स्वरों के बारे में सावधानी व्यक्त की। 1937 में कांग्रेस ने इसे औपचारिक रूप से 2 छंदों वाले रूप में अपने गान के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता के बाद 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व वाली संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रीय गान के साथ साथ वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया। 1870 के दशक में लिखा गया ये गीत आज भी देश के राजनीतिक गलियारों में एक खास जगह रखता है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी ने 1937 के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद और सरोजनी नायडू जैसे बड़े नेता शामिल थे। कांग्रेस के मुताबिक पहली 2 पंक्तियों को इसलिए अपनाया गया था क्योंकि बाकी छंदों में धार्मिक भावनाएं थीं, जिनसे मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों को आपत्ति थी। इतना ही नहीं, सवाल तो इस बात पर भी उठाया गया कि देश में ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वंदे मातरम पर चर्चा का मकसद क्या दर्शाता है। हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाए। बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। वंदे मातरम केवल कोई गाना नहीं है, कोई गीत नहीं है, कोई शब्द नहीं है। वंदे मातरम हमारे प्राण, हमारी आत्मा है। अरे वंदे मातरम मतलब हम वंदना कर रहे हैं अपनी माँ की, और माँ कौन है? धरती माँ। वो माँ जो हमें जल देती है, वायु देती है, हमें फल फूल देती है, हमें अन्न देती है। उस माँ की एक प्रकार से स्तुति करना, उनके लिए मन में श्रद्धा रखना, ये बहुत खुशी की बात है। तो ये हमें किसी से ज्ञान नहीं चाहिए कि वंदे मातरम कब गाना है, कैसे गाना है, कहाँ गाना। हमें पता है कि वंदे मातरम हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। मुझे नहीं पता भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहती, इसीलिए मैंने कहा राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्र विवादी पार्टी है और गाने से ज्यादा निभाना जरूरी है। संविधान में और भी हमारे तमाम ऐसे फैसले हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया। सामाजिक न्याय पे सरकार कहाँ खड़ी है, आपके गैर बराबरी पर सरकार कहाँ खड़ी है। और आप ही अभी सबसे पहले वो सवाल पूछ रहे थे कि लगभग 50,000 रुपए की टिकट खरीदनी पड़ रही है, तो ये किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं। और वंदे मातरम के माध्यम से हम कहना चाहेंगे सरकार से कि जो आज की परिस्थितियां देश की हैं, जहां अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है, जहां पे रुपया लगातार लुढ़क रहा है, ट्रेडर्स का बहुत लॉस हो रहा है, जहां पे पूरी तरह से देश में देखने को मिल रहा है मोनोपोली का वर्चस्व बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इन सब
मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सरकार को काम करना चाहिए और अगर सरकार सच्ची में वंदे मातरम की जो भाव है उनको मानती है तो मैं समझती हूँ कि उन्होंने हर वर्ग के लोगों के लिए काम करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने लोकसभा में पूरा इतिहास पूरे देश के सामने रखा है और उसमें उन्होंने इम्पोर्टेंट बयान दे दिया है कि भाई वंदे मातरम का मुस्लिम लीग ने विरोध किया था और उसका सपोर्ट कांग्रेस पार्टी ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका सपोर्ट किया था। तो मुझे लगता है कि वंदे मातरम का कोई विरोध करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, लिंगायत हो, सभी धर्मों के देश के लिए मतलब वो देश की आज़ादी के आंदोलन का एक बहुत ही बड़ा वो गीत था, बहुत ही बड़ा एक प्रेरणा गीत था। कहीं ना कहीं एक बार फिर वंदे मातरम की चर्चा में साफ दिख गया है वंदे मातरम के पक्ष के कौन है, विपक्ष के कौन है। और वंदे मातरम को जहां 2 स्टैंजों तक काट कर छांट कर नेहरू जी ने काम किया था, केवल वंदे मातरम को नहीं काटा, उसके बाद देश को बांटकर तुष्टीकरण की राजनीति का आधार उसी समय पंडित नेहरू ने रख दिया, जो उसके बाद आज कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य दल भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जिस वंदे मातरम को गाते हुए भारत के कई स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी फांसी झूल गए, लेकिन उफ तक नहीं कहा, ये वो महामंत्र है जिस महामंत्र ने देश के आम आदमी को स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ा। ये वो महामंत्र है। बहरहाल पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव है और बीजेपी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए लगातार जोर लगा रही है। राज्य की करीब 140 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी ने कभी न कभी बढ़त हासिल की है। राज्य में करीब 27% मुस्लिम हैं। करीब 30 से 40 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटों का प्रभाव है। एक आकलन के अनुसार तृणमूल कांग्रेस को इन सीटों पर परंपरागत रूप से बढ़त मिलती आ रही है। वहीं बीजेपी की नजरें उन 200 सीटों पर हैं जहां जवाबी ध्रुवीकरण होने की संभावनाएं रहती हैं। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले टीएमसी ने इस बात पर विरोध जताया था कि संसद भवन में वंदे मातरम और जय हिंद के नारे लगाने से क्यों रोका जा रहा है। उसका विरोध इस बात पर था कि पार्लियामेंट बुलेटिन में सांसदों को कहा गया कि सदन में नारे न लगाएं, लेकिन वंदे मातरम पर ही 10 घंटे की चर्चा के बाद ये मुद्दा खत्म हो गया। अब सवाल ये है कि संसद में वंदे मातरम की इस चर्चा की गूंज क्या पश्चिम बंगाल तक भी पहुंचेगी और वंदे मातरम पर चर्चा से किसे कितना राजनीतिक नफा नुकसान होगा, ये बड़ा सवाल है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए और सियासी भूचाल भी सदन में हो गया। देखिए, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो इस चर्चा में जाने से पहले यहाँ करनी होगी कि राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम है और उसको लेकर 2 तरह की बातें आई हैं कि ये चर्चा क्यों हो रही है या फिर जानबूझ के कराई जा रही है। यदि हम गौरवान्वित महसूस करते हैं खुद को एक भारतीय होने के नाते कि हम अपने 150 साल यदि राष्ट्रगीत के हुए हैं तो उसका मान सम्मान गौरव बढ़ाएं, लोगों तक उस मैसेज को पहुंचाएं, तो अच्छी बात है। लेकिन इन सारी चीज़ों में जो भी पंक्तियों को हटाया गया, किन वजह से हटाया गया, उसके लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहरा देना, बहुत सारी बातें हैं जो हम चाहते हैं सही मायनों में जाए। क्योंकि देखिए, इतिहास में हम जाएंगे, कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे यश भारतीय। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे एहतेशामुल हक। एहतेशाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं राहुल चौधरी। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत गौरव जी सबसे पहले आपसे ही करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। जी, अभी आ रही है? हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। हाँ गौरव जी, अमूमन जब भी किसी सब्जेक्ट पर मैं बैठती हूँ तो पक्ष विपक्ष की नोकझोंक अपनी जगह है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि सब्जेक्ट पर, किसी भी सब्जेक्ट पर बात ऐसे आ जाए कि कोई ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बस एक छोटे से सवाल के साथ शुरुआत कर रही हूँ। जिस तरीके से सदन में हुआ, मोदी जी ने भी कहा, फिर प्रियंका गांधी का पलटवार आया, मैं उनको चलिए पक्ष विपक्ष के मायने से देखूं, लेकिन असल में हम ये देखें कि वंदे मातरम पर चर्चा
क्यों हुई, ये जो एक सवाल आया, ये मेरा भी एक सवाल है। यदि 150 साल हुए हैं, हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, अच्छी बात है, लोगों तक जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए। लेकिन एक जो क्रॉस आया उस पे कि पंक्तियों को हटाया गया, नेहरू जी जिम्मेदार थे या पुराने लोग जिम्मेदार थे, ऐसा क्यों? अब ये सवाल मैं क्यों कर रही हूँ ये भी बताती हूँ। ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ, 1937 का हम जिक्र करते हैं, ब्रिटिश सरकार थी, एक समिति बनी थी नेहरू जी के नेतृत्व में, उन सब लोगों का ये डिस्कशन था। पहले तो कांग्रेस के कार्यक्रमों में पूरा ये गाया जाता था। जब मुस्लिम पक्ष को या ये जो आपत्ति आई तो उनको आपसी सहमति से हटाना पड़ा। तो क्या सिर्फ नेहरू जी अकेले जिम्मेदार थे? इस परिप्रेक्ष्य में मेरा ये सवाल है। देखिए राखी जी, वंदे मातरम जैसे महान गीत को बहुत संकुचित दायरे में, बहुत छोटे विषय में नहीं बांध करके रखा जा सकता। किसी प्रदेश के एक चुनाव को लेकर नहीं बांधा जा सकता। वंदे मातरम वो गीत है जो 1000 वर्ष की करुण क्रंदन को भारतवर्ष के वो उकेरता है, उसको प्राण देता है। उन शब्दों में साक्षात प्राण है। इसलिए उन शब्दों के बल पर, उस गीत के दम पर लोगों ने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दी। और सही कहा आपने, कांग्रेस के सभी अधिवेशनों में इसको गाया जाता था, तमाम ऐसे आयोजनों में वंदे मातरम का सहारा लिया जाता था। और वंदे मातरम क्या, भारत माता, भारत को एक माता के रूप में हम पूजते हैं और माता की जो अदम्य शक्ति होती है, जो सामर्थ्य होता है, उसको हम जीवित करते हैं, उसको हम याद करते हैं। परंतु जब इसमें सांप्रदायिकता का जहर घोलने का प्रयास किया गया तो घोला कौन? मुस्लिम लीग ने घोला। और स्वतंत्र भारत पे कौन सी ऐसी मजबूरी थी, क्योंकि आपने भारत का तो बंटवारा कर ही लिया था, बहुत बड़ा भूभाग दे ही दिया था, और उसके बाद भारत को अपने स्वतंत्र मूल रूप में आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। लेकिन उसमें भी एडल्ट्रेशन क्यों किया आपने? उसमें भी क्यों मिलावट किया? ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी? केवल सत्ता को अपने केंद्र बिंदु में मानकर और भारत की महान हजारों वर्ष की विरासत को पैरों तले रौंद कर डिस्कवरी ऑफ इंडिया को भारत का मूल पुस्तक मान करके आप ये सोचे कि इसके पिता बन बैठेंगे। अब कहीं ना कहीं इतिहास जो है खुद को कुरेदता है और सच्चाई को बाहर लाता ही है। सत्य कितना भी परेशान हो, पराजित नहीं हो सकता, कभी न कभी बाहर जरूर आता है। वंदे मातरम के साथ वो बर्ताव किया गया और कहीं ना कहीं तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता के कारण किया गया, उसका दंश है। जिस वंदे मातरम ने इतनी बड़ी ऊर्जा भर दी, जो कहती है मां का वर्णन करते हुए कि सप्त कोटि कंठ कल कल निलाल करा ले, 7 करोड़ तुम्हारे पुत्र हैं और गर्जना करते हैं तुम्हारे लिए, तुम किस बात की चिंता करती हो। और उसी गीत को गा करके लोग अपने गले में फांसी का फंदा चढ़ा लिए और मौत को चूम लिए। और आपने उस प्राणवायु को भारत के खत्म करने का काम किया, उस शक्ति को समाप्त करने का काम किया, उसकी हत्या करने का काम किया। तो क्या इसको बोला भी ना जाए, आपकी गलतियों को चिन्हित भी ना किया जाए? और फिर तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी जानी जाती है। शाहबानो का केस देख लीजिए और तमाम क्रोनोलॉजी, संविधान में जो परिवर्तन हुए, जिस तरीके से शरियामय किया गया भारत को स्वतंत्रता के बाद, एक पर्टिकुलर पक्ष के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार रहे, आमादा रहे। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने इस 150 वर्ष की यात्रा को, वंदे मातरम के 150 वर्ष की यात्रा को सिर्फ 150 वर्ष तक सीमित नहीं रखा। इसका जो महात्म्य है, इसका जो वांग्मय है, 1000 वर्षों का है, 1190 से है। अगर आप देखेंगे तो जो त्रासदी भारत माता ने झेला है, उस त्रासदी को खत्म हो जाना चाहिए था 1947 में। लेकिन 1947 के बाद भी हमारे राजनीतिज्ञों ने, हमारे शासनकर्ताओं ने जो भूल की है और जो अन्याय किया है वो अक्षम्य है, उसको माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन हम नई पीढ़ी को यह सत्य जरूर उद्घाटित करेंगे, बताएंगे, उनको इस सच्चाई से अवगत कराएंगे। बाकी जनता जनार्दन है, वो कितना आत्मसात करती है, कितना नहीं आत्मसात करती है, और ये जनता ही है जो 22 राज्यों में इस विचारधारा को पुष्पित पल्लवित कर रही है और पूरे विश्व में कर रही है। भारत की मूल संस्कृति को हर जगह फ्लरिश कर रही है। ये जनता ही जनार्दन है। इसलिए कांग्रेस का बुरा हाल है। क्यों पीड़ा हो जा रही है भाई? क्यों आपको बेचैनी हो जा रही है? क्यों नाम लेने पे क्रांतिकारियों का नाम लेने पर आप उन्हें आतंकवादी कहते थे? चंद्रशेखर आजाद की माता जी की मूर्ति लगाने के लिए गोली चला दी गई थी, 3 लोग मारे गए थे उसमें। स्वतंत्र भारत का ये कहानी बता रहे हैं आपको, स्वतंत्र भारत में ऐसा हुआ है। तो इन लोगों ने तो अन्याय किया। ये पहले गोरे अंग्रेज करते थे, अब ये भूरे अंग्रेज करने लगे थे। तो उस त्रासदी को अगर प्रधानमंत्री जी ने सदन में रख दिया तो बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। ये पीड़ा अभी और आगे होनी भी चाहिए, क्योंकि हमको आगे आने वाली पीढ़ी को इस सत्य से अवगत कराना ही कराना है। ठीक है, चलिए
ठीक है गौरव जी, वापस आऊंगी। देखिए, एक बात को यहाँ समझना पड़ेगा, एक ऐसा विषय है और इसी विषय तक सीमित रखते हुए अपनी अपनी बातों को जल्दी से रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। शिवानंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी। शिवानंद जी, एक बात जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई है, उन्हें ये लगता है कि मुस्लिम लीग ने जो कोई भी मांग रखी या जिस तरह की डिमांड थी कि आप इन चीज़ों को हटा दीजिए, या उनको ऐसा लग रहा था कि वो आहत होते हैं इससे, उसे माना क्यों गया? हमारा जो राष्ट्रगीत है उसको उन लोगों के कहने से जो तुष्टीकरण का वो एक आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने भी ये चीज़ कही, उसको हटाने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, जो सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे उस चीज़ को हम समझ सकते हैं, लेकिन आरोप इसी चीज़ का है कि आप लोगों ने तुष्टीकरण के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए अपने वंदे मातरम को भी नहीं छोड़ा। आरोप तो यही है। गुड इवनिंग राखी जी, पूरा पैनलिस्ट का नमस्कार। बीजेपी का नेता या प्रवक्ता गौरव जी इतने जोर जोर से, जैसे क्या 1947 और 48 में इन्होंने स्वतंत्र दिलवाया, आरएसएस बीजेपी कहीं भी नहीं था, उल्टा मुस्लिम बांधव जब स्वतंत्र मिला उसमें काम किया। ये लोगों ने गौरव भी नहीं थे, इनके परदादा भी नहीं थे। दूसरी बात, इनको परिवारवाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना। 1905 में जब पश्चिम बंगाल अलग हुआ, उस टाइम एक अधिवेशन हुआ था। उस टाइम उन्होंने, सिचुएशन ऐसा हुआ, उस टाइम इनको पता है क्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बोला कि वंदे मातरम हम नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग के साथ बन के मंत्री बने थे, जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर बने थे, और उनका विचारधारा हमको सब पता है। आज भी आरएसएस का कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं है। यही लोग देशद्रोही काम करते हैं। मापी वीर सावरकर, नथुराम गोडसे के जो पंतु, नथुराम गोडसे के जो भाई है गोपाल गोडसे की बेटी हेमांगी सावरकर का बेटा राजेश, इन्होंने राहुल गांधी जी के, मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ, राहुल गांधी जी के अगेंस्ट पुणे कोर्ट में केस लगाया। हाँ, नथुराम गोडसे पहला इंडिया का आतंकवादी है। और ये लोग क्या विचारधारा, नेहरू कांग्रेस नेहरू, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास वंदे मातरम जय हिंद किसको है? उल्टा अभी राज्यसभा में उन्होंने, राज्यसभा सेक्रेटरी ने बयान किया पार्लियामेंट हाउस में, हिंदू जय हिंद और वंदे मातरम। इन्होंने पश्चिम बंगाल का चुनाव सामने रख के, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 साल हो गए, कभी भी ये मुद्दा नहीं रखा। ये पश्चिम बंगाल का चुनाव सामने रख के इन्होंने दिशाहीन करने का, महंगाई चरम पर है, युवा युवती को रोजगार नहीं है, अग्निवीर योजना लेके आया। इन्होंने, किसान आज भी सुसाइड कर रहे हैं। देश के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ राखी जी 1 मंथ रुकिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झोला लेके जाएंगे, महाराष्ट्रियन आदमी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। क्योंकि लिए इनका जो डोनाल्ड ट्रंप भी रिजाइन देंगे। अमेरिका पार्लियामेंट हाउस में 10,000 पेजेस का अहवाल रिपोर्ट एक्सेप्ट किया पार्लियामेंट हाउस में, और वहां इंडिया जैसा पार्लियामेंट हाउस नहीं है। वहां का पार्लियामेंट हाउस बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत अच्छा काम करते हैं। उसमें आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनका 15-16 मिनिस्टर, सबका चिट्ठा उनके पास है। अभी वो सब ओपन हो रहे हैं। और 1 मंथ रुकिए, ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये दिशाहीन करने का 26 माताओं के नाम पे सोफिया कुरैशी, सोमिका सिंह रात को 1:16 में पाकिस्तान में जाके अटैक करने के बाद विजय शाह जी, इनके कैबिनेट मंत्री, बोलती पाकिस्तान की बेटी है। शर्म आना चाहिए। ये जय हिंद वंदे मातरम से मेरे को जॉब नहीं मिल रहे, मेरे को बिजनेस करने नहीं हो रहे। ये क्या है? पार्लियामेंट हाउस काय के लिए उधर लोगों को चुन के भेजे? देश हित के बारे में, गोर गरीब दलित पिछड़ों आदिवासी के बारे में, लोगों को, किसान, छोटा व्यापारी, आज जीएसटी इन्होंने 11 साल लूट के खाया नरेंद्र मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी। और जीएसटी थोड़ा कम करने के बाद जश्न मना रहे। अरे शर्म करो, कौन सा बाचा कर रहे, कौन सा देश के बारे में अच्छा काम किया? मैं भी एक हिंदू हूँ, मेरे को वंदे मातरम जय हिंद बोलने से मेरे को जॉब नहीं मिलेगा, मेरे को बिजनेस में कोई कर्जा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर इतना ही दम है, जय हिंद और वंदे मातरम की चर्चा कर रहे, पार्लियामेंट हाउस का 10 घंटा ले लिया इन्होंने, जानबूझ के दिशाहीन करने का, पश्चिम बंगाल चुनाव सामने रख के ये लोग के लेके इतना ही दम है। मैं बीजेपी नेता को या प्रवक्ता को पूछना चाहता हूँ, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, और विजय मल्ल्या लेके आओ ना, राम को तो लाया। आप महान लोग हैं, आप लोग हिंदू, कांग्रेस हिंदू है, कांग्रेस मुसलमान है, कांग्रेस आदिवासी है, कांग्रेस गरीब है, कांग्रेस किसान है। आप लोग उल्टा आके तुष्टीकरण, राजकारण करना, हिंदू मुस्लिम करना, डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं। अरे पहला कोई भी मीडिया वाला आदमी या पत्रकार कोई भी डीएम के पास या पुलिस के पास चला गया, वहां का डीएम और पुलिस डरते थे,
काम होता था। आज सब जगह, राखी जी आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपका चैनल को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन गोदी मीडिया क्यों बोल रहे? मेरे को शर्म आ रहा है मेरे को बोलने के लिए। आज देखिए देश कहां जाके रखे नरेंद्र मोदी ड्यूटी क्या है? 10 लाख का पैंट पहनना है, 2 लाख का चश्मा डालना है और 2.5 लाख का पेंट डालना है, बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान जाना है। अभी देखिए अजीत डोभाल जी 86 एज है, उनका बेटा एक पाकिस्तान में सेटल हुआ, एक अमेरिका में सेटल हुआ। ये क्या चल रहा है? कौन सा देश सुरक्षित है? कौन सा माता भगिनी को दिया? मैं भी एक हिंदू हूं, गौरव जी को पूछना चाहता हूँ, कितना हिंदुओं को रोजगार दिया? 10 काम, कौन सा अच्छा काम किया नरेंद्र मोदी जी? जब से नरेंद्र मोदी आया पनौती जैसा लग रहा है, हमको डर लग रहा है। ये क्या, कौन सा विकास किया? हिंदू मुस्लिम करना, हाँ, माता भगिनों को डराना धमकाना। कभी भी राखी जी, आज भी आरएसएस के कचहरी में तिरंगा ध्वज नहीं है। ये लोग देशद्रोही है। ये दिखाना बोलना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अरे तुमने क्या किया भाई? हाँ, मोदी साहब को पूछा जाए आप कौन सा काम अच्छा किया? हाँ, खुद के बारे में झांक के देखिए। ठीक है शिवानंद जी। हाँ, नेहरू जी कांग्रेस को गाली देने बगैर आपके पास है क्या? आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा। सभी लोगों की प्रतिक्रिया नेहरू जी की कारस्तानी में आपको बता दूंगा, बहुत लंबी है। आईआईटी लेके आ, पन्ने पलटने पड़ेंगे, कई पन्ने। ठीक है शिवानंद जी, रुकिए, बताएंगे वन बाय वन सारा बताएंगे नेहरू जी की कारस्तानी। आने दीजिए, सबकी प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए। गद्दारी क्या उन्होंने वो बस ठीक है। आप इस तरीके से गौरव जी एक मिनट काम नहीं चलेगा। शिवानंद जी रुकिए, देखिए प्लीज ऐसे मत करिए, उससे काम नहीं चलेगा। सुनिए शिवानंद जी, दूसरे राउंड में आना है चर्चा में कि एक ही बार में बोल के खत्म कर देना? रुकिए ना, उनको ऑफर किया गया था। एक सेकंड गौरव जी प्लीज, एक सेकंड रुकिए। उनको ऑफर किया गया था। आप नेहरू जी के ऊपर डिबेट रखो, एक बार खत्म करो। देश के 11 साल नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा अच्छा काम किया? 10 काम बताइए। सर मैं एक तो पहले ही बोल चुकी हूँ, वंदे मातरम पे बात कर लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। आप वहां तक आए, उसके बाद फिर गाड़ी इधर उधर चली गई। हम सिर्फ वंदे मातरम पे बात करें, ये चर्चा क्यों हो रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितने सही है? नहीं राखी जी, ये नरेंद्र मोदी अलीबाबा 40 चोर पार्टी दिशाहीन कर रहे, महंगाई चरम। हाँ तो दिशाहीन कर रहे हैं, बाकी लोगों की प्रतिक्रिया आए ना। मैं वापस आ रही हूँ शिवानंद जी, रुकिए, सब लोग अपना अपना पक्ष रखेंगे ना। एक सेकंड रुकिए गौरव जी, प्लीज 1 मिनट रुकिए, प्लीज 1 मिनट रुकिए। यशी, 150 साल पूरे हुए और जो आरोप और जो बातें आ रही हैं, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए राखी जी, वंदे मातरम किसी दल का नहीं है, भारत की आत्मा का गीत है और इसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना इतिहास और राष्ट्र दोनों के साथ अन्याय करना है। और स्वतंत्रता सेनानियों का गीत आज भी हमें जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। लेकिन ये लोग जो काम कर रहे हैं ये उसका घातक इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्र विवादी लोग हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने ही कहा, ये राष्ट्रीय विवादित पार्टी है, ये राष्ट्रवादी होने का केवल ढोंग करते हैं, राष्ट्र की एकता को चुनौती देते हैं। वंदे मातरम एकता का प्रतीक है, लेकिन आज इस दरारवादी लोग विभाजनकारी राजनीति को औजार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो अब इस देश में संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग संविधान से चलने वाले लोग हैं और ये लगातार इस चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। अभी भी जो बातें हो रही हैं, केंद्रीय मंत्री ठीक से वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रचयिता है, उनका नाम ठीक से नहीं ले पाए। अभी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर का पूछ लीजिएगा तो मुझे लगता है गौरव मिश्रा जी भी गूगल करने लग जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ज़रूरत यह है कि हम शिक्षा के स्तर पे कहाँ पहुँचे, हम आर्थिक स्तर पे कहाँ पहुँचे। इन 150 वर्ष की अगर हम बात करें तो इतिहास भरा पड़ा है, क्योंकि इनके खुद के कोई महापुरुष नहीं है। अंग्रेज़ों के साथ में जिन्होंने काम किया, जो अंग्रेज़ों के साथ में दलाली करते थे, आज वो इतिहास में जाते हैं। अपने महापुरुषों को नहीं निकाल पाते हैं तो दूसरों के महापुरुषों को चोरी करने लगते हैं। अपने कोई गीत को नहीं ला पाते हैं तो दूसरों के गीतों को चोरी करने लगते हैं। ये सब काम चल रहा है लगातार। हम और आप राखी जी नमस्ते ऐसे करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और सब नमस्ते वो ऐसे करते हैं, और इसका सीधा अर्थ है कि गला काटना। अभी इंडिगो ने जिस तरीके से गला काटा, जीएसटी की बात जिस तरीके चल रही, गला काटना, देश को गला काटना, देश का विभाजन करना, क्षेत्र, जाति, धर्म, भाषा के आधार पे लगातार हम देख रहे हैं। अभी मैं रक्षा मंत्री जी को देख रहा था, उनके पीछे ही बैठे हुए एक सज्जन थे जो इंदौर से सांसद हैं। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में यह कहा कि सिंधी भाषा के आधार पर एक अलग प्रदेश बन जाना चाहिए। तो विभाजन की बात कौन कर रहा है? और दोबारा टिकट दे करके आपने संसद में भेजने का काम किया उनको। अगर आप विभाजन की राजनीति नहीं चाहते थे, बंटवारे की राजनीति नहीं चाहते थे, तो ऐसे लोगों पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया आपने? हमारी सेना के ऊपर अलग तरीके की टिप्पणी करते हैं। तो ये स्पष्ट दिखता है कि जिनका खुद का कोई इतिहास नहीं है,
जिन्होंने केवल विवाद किया है वो विवाद से ही काम करना चाहते हैं। इनके पास ड्रामे के अलावा कुछ नहीं है। डिलीवरी देने में ये नाकामयाब है। जो मोदी जी ने सेशन की शुरुआत में कहा था, तो ये डिलीवरी पे 0 है, ड्रामे में 100% है। ठीक है, एहतेशाम जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। एहतेशाम जी, आपसे तो मेरा एक ही सीधा सटीक सवाल है कि वंदे मातरम पर जो चर्चा आज हुई है, क्या वाकई बंगाल चुनाव की एक रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि बहुत कुछ बंगाल में हो रहा है, बहुत कुछ इलेक्शन है वहां पर, बहुत सारा कोरिलेट करने की कोशिश हो रही है। आज टीएमसी के भी कुछ सांसदों ने ये बात कही है कि पहले तो आप नारे लगाने के लिए मना कर रहे थे, जब चर्चा हो गई तो मामला ही शांत हो गया। क्या है इसके पीछे? जी बिल्कुल सही राखी जी, नमस्कार। और जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं सभी को मेरी ओर से नमस्कार। और 150 साल राष्ट्रीय गीत हमारा जो हुआ है उसके लिए भी सभी लोगों को बधाई। देखिए, वंदे मातरम प्रत्येक भारतीय के हृदय में संकल्प और चेतना निमान की भावना है। ये हम लोगों को समझना होगा। भाजपा इस भावना को नहीं समझे। भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि इस भावना को नहीं समझेगी, क्योंकि उनके पूर्ववर्ती, उनके जो पुराने लोग थे, सावरकर जमानत देकर अंग्रेजों की जेल से रिहा होने चाहते थे, लेकिन जमानत पे उन लोग रिहा होने चाहते थे। उस समय बंगाल के लगभग 398 स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी मुक्ति के बारे में सोचने के बजाय मातृभूमि की मुक्ति के बारे में सोचा। तो इनको क्या मालूम है, किसी ने भी अंग्रेजों के सामने घुटने इन लोग नहीं टोके। हमारे जितने भी बंगाल के लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी में अगर हमारा पश्चिम बंगाल सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ आता है, अगर पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता सेनानी नहीं होता तो आज हमारा देश आजाद नहीं होता। इन लोगों को क्या मालूम, ये लोग आरएसएस के लोग, इन लोग जो हमारे अभी बहुत अच्छे से बोल लेते कि नमस्कार हम लोग ऐसे करते हैं, लेकिन वो लोग नमस्कार ऐसे करते हैं, गला काटने की बात करते हैं। आज 10 घंटा पार्लियामेंट का कीमती समय बर्बाद किया गया है। अरे पार्लियामेंट का वंदे मातरम के लिए जो आप कर रहे हैं, आप जो कांग्रेस को जो दोषी दे रहे हैं, आज समझिए भारत की आजादी के बाद देश को चलाने में सब कुछ कांग्रेस का योगदान है। एक सुई से लेकर के हवाई जहाज तक में अगर योगदान है तो वो कांग्रेस का है। आज कांग्रेस ही था जो देश को स्टेबल रखा था, लेकिन 2014 के बाद में देश की ये परिस्थिति है कि गर्व से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं देश के 80 करोड़ लोगों को 5 केजी अनाज दे रहा हूं। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि देश के 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोग जो है 5 केजी चावल पे समझिए डिपेंड करते हैं। तो ये देश की कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम समझते हैं कि ऐसे सरकार को सत्ता में बनने रहने का अधिकार नहीं है। आप क्यों नहीं बात करते हैं गरीबी के लिए? आप क्यों नहीं बात करते हैं किसान के लिए? आप क्यों नहीं बात करते हैं हमारे जो जीएसटी पे आपने ये इस तरह से गब्बर टैक्स, सिंह टैक्स लगाया? आज देश बदहाल है। आज भारत से पार्लियामेंट में इस तरह पर बात होना चाहिए, लेकिन इन माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आज करोड़ों रुपया से ज्यादा हमारी भोली भाली जनता के टैक्स के पैसा से पार्लियामेंट में खर्च होते हैं, लेकिन 10 घंटा एक इशू लेकर करके इन्होंने टाइम को एक्सपेक्ट कर दिया है। तो ये एक दुर्भाग्य की बात है। ये मुंह छुपाने वाले लोग हैं। ये जनता हमसे सवाल ना करे, अपोजिशन पार्टियां हमसे सवाल ना करे, इस वजह से ये मुंह छुपाने की बात कर रहे हैं और माइंड को डाइवर्ट करते हैं। ये 15 लाख का वादा किया था, किसी 11 साल आज हो गया। 2 करोड़ लोगों को वादा किया था नौकरी देने का युवाओं का, आज नहीं हो पाया। आज इस पर डिबेट क्यों नहीं करते हैं? आज ये बड़ी बड़ी बात करते हैं जुमलेबाज। पश्चिम बंगाल में देखिए राखी जी, यहाँ पे 2026 में इलेक्शन होने जा रहा है, लेकिन इन्होंने पूरे तौर पर यहाँ ताकत लगा दी है। मैं एक बात कहता हूँ कि देखिए पश्चिम बंगाल में जो भी यहाँ बंगाली भाषा के नेता है, शुभेंदु अधिकारी, सौमिक भट्टाचार्य, डॉक्टर सुकांतो मजुमदार, इसके ऊपर देखिए वहां के जो दिल्ली के जो हिंदी भाषी जो वहां के बीजेपी नेता है, यहाँ के नेता के ऊपर में भरोसा नहीं कर रहे हैं। इससे पूरे देश से इन्होंने लोगों को ला कर करके यहाँ समझ लिए कुछ ही दिन में ये ला करके करेंगे, लेकिन इनके पास न ग्राउंड लेवल का कोई लेबर लोग है, न इनके पास में कोई भी समझिए कार्य करता है,
ना कोई इनके पास में सही नेता है। भारतीय जनता पार्टी का सपना बंगाल में कभी साकार नहीं होगा। इसलिए बंगाल की एक ऐसी धरती, आपने देखा होगा कि बंगाल की धरती एक ऐसी धरती जो हमेशा आंदोलन के लिए आगे आगे रहती है, लेकिन यहाँ हमारी नेत्री ममता बनर्जी, जो समझ लिए, हम समझते हैं 2026 में चौथी बार हम लोग सरकार बनाएंगे और इनको जबरदस्त तरीके से मुंह की खाने पड़ेगी और इनको ऐसा हमारे बंगाल के सेकुलर जनता करेंगे कि अपोजिशन के लायक भी नहीं रहेगी। बड़े बड़े जुमलेबाज की सरकार, हमारे देश के भोले भाले जनता को धोखा देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जुमलाबाज पार्टी, जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, किसान को बड़ी बेवकूफ बना रहे हैं, गरीब को बेवकूफ बना रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी अगर है तो हमारे 86% हमारे देश के हिंदू भाई परेशान हो रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम बांग्लादेश पाकिस्तान छोड़ करके कुछ नहीं करते हैं। ये बहुत ही समझ लीजिए कि ये मानवता का दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। राहुल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ आपको। राहुल जी, आप इस विषय को कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने शुरुआत जब करी थी, बहुत एक लाइन लेकर हम चले हैं कि यदि उन पंक्तियों को हटाया गया तो क्या पूरी तरीके से जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू को किया जाए, क्योंकि उस समय पे सरकार ब्रिटिश सरकार थी, एक समिति बनाई गई थी, उनके नेतृत्व में ये डिसीजन लिया गया। अब सवाल इस बात का है कि मुस्लिम लीग के कहने पर आप इतना प्रेशराइज कैसे हो गए? 1937 के सर्कमस्टेंसेस क्या थे, क्या चीजें थी, और आज हम 2025 है, वो भी खत्म होने को है, उसमें है, क्या ये बदलाव नहीं है? और आज 150 साल बाद हम इन चीजों पर बात कर रहे हैं, क्या ये सही है? राखी जी, मुख्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम इसके ऊपर बात क्यों कर रहे हैं, वंदे मातरम के ऊपर हम जो डिबेट है ये क्यों कर रहे हैं। मुख्य रूप से पहले तो आज 150 वर्ष पूर्व हुए हैं वंदे मातरम गीत को। बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों को, हम लोगों को इस बात के लिए हर्ष होना चाहिए, सभी पार्टियों को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि राष्ट्रगीत को 150 वर्ष का समय पूर्व हुआ। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, इसमें एक बात देखने वाली यह है कि राष्ट्रगीत का दर्जा जो दिया गया वंदे मातरम, ये कांग्रेस के द्वारा दिया गया 1950 में, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तो दिया नहीं गया था। इसका जो आज इसकी जो लोगों के बीच में जो है वंदे मातरम का गीत जो प्रचलित है, उसमें बड़ा योगदान कांग्रेस का रहा। पर ऐसा क्या हुआ कि 1937 में ऐसी क्या परिस्थितियां आई कि कांग्रेस को जो राष्ट्रगीत में इसका विखंडन करना पड़ गया, इसको विभाजित करना पड़ गया। ऐसा क्या कारण हुआ? ऐसा लंबे समय तक हम लोगों ने ये देखा है कि कांग्रेस जो महापुरुष हैं, जो आजादी की लड़ाई है, जो राष्ट्रगीत है, वो किसी एक पार्टी का नहीं है, वो पूरे राष्ट्र का है, वो प्रत्येक नागरिक का है। तो ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि राष्ट्रगीत को विखंडित करने का काम कांग्रेस ने किया? तो मेन कारण जो था, इसका मुख्य रूप से कारण ये था कि कांग्रेस धीरे धीरे अपनी जो आजादी की लड़ाई से निकल के और धीरे धीरे अपना जो पूरा तरीके से वंदे मातरम गीत हो या जितने भी कार्यक्रम हो जिसमें पूरी तरीके से शुरुआत में भागीदारिता रहती थी, लेकिन फिर एक समुदाय विशेष को, और अगर मैं खुल के कहूँ तो मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए अपने राष्ट्रगीत के ही कुछ एक अंश काट दिए गए। क्या ये उचित था? अब पूर्व में जो ये सारे कार्य किए गए हैं, उन सब कार्यों के कारण ही भारतीय जनता पार्टी जो लिवरेज लेने की बात जो हो रही है, भाई आज अगर संसद में 150 वर्ष पूर्व होने के बाद में अगर डिबेट हो रही है वंदे मातरम के ऊपर, तो इसमें क्या बुराई है? क्यों इसको सभी दलों को क्यों नहीं इसको एक्सेप्ट करना चाहिए? क्यों नहीं इसमें प्रतिभाग करना चाहिए? और इसमें चुनाव और ये सारे विषय कहाँ से आए? चुनाव, इसका मतलब ये है कि भूतकाल में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कांग्रेस के द्वारा की गई हैं जिसको वो छुपाना चाह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उसको चुनाव के लिए भी अगर बात करने के, चुनाव में लेवरेज लेने की बात चल रही है, तो भाई ऐसा तो कुछ ना कुछ करते तो हुआ है। तो अभी क्या है कि एक लंबे समय तक ये चीजें होने के बाद में, एक जब लंबे समय तक तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही, तो एक बड़ा वर्ग, हिंदू वर्ग एकजुट हो गया, और उसका परिणाम आप सब लोगों ने हमने देखा कि पिछले 10-15 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बनी, वो जो उसके अंदर जो एक विशेष वर्ग के अंदर जो सभी लगा कि सभी पार्टी, अगर मैं उत्तर प्रदेश की और बिहार की मुख्य रूप से बात करूं तो समाजवादी पार्टी को देखो तो वो मुस्लिम की बात कर रही है, बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करो तो वो मुस्लिम की बात कर रही है, कांग्रेस को देखो तो वो मुस्लिम की बात कर रही है। तो एक जो वर्ग था जिसकी आबादी ज्यादा थी, वो संगठित हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने उसका लाभ लिया, तो निश्चित रूप से लाभ मिला उस बात का।
तो अभी सभी दलों को आज के टाइम पे, आज के समय पे ये देखने की आवश्यकता है, ये समझने की आवश्यकता है कि एक ऐसा विषय, राष्ट्रगीत का विषय जो राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, जो प्रत्येक नागरिक से जुड़ा हुआ है, उस पे सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ के, और इसको चुनाव से या इस प्रकार के मुद्दे से ना जोड़ते हुए ये देखना चाहिए और विश्लेषण करना चाहिए कि भूतकाल में जो गलतियां की गई हैं वो भविष्य में ना हो। और इस पे चर्चा होने की बात यह है कि चर्चा होनी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इन बातों पे चर्चा नहीं होगी, इन बातों पे हम बात नहीं करेंगे, तो जो अतीत में हुआ वो भविष्य में भी हो सकता है। तो इसलिए इसमें ये चर्चा होनी बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से इसको चुनाव से या इन छोटे विषयों से या पार्टी से या अपने व्यक्तिगत हितों से ना देखते हुए हमें राष्ट्र के रूप में इसको देखना चाहिए, ऐसा मेरा। ठीक है, चलिए, समय की सीमा है, आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं जल्दी से बोलिएगा। हाँ यशी बोलिए। देखिए, हाँ, राहुल चौधरी जी ने जो बात कही, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी ने कोई गलतियां करी, आज भारतीय जनता पार्टी गलती कर रही है, तो हम कांग्रेस पार्टी की गलतियों की, आज वंदे मातरम में क्या चीजें हुई या पिछली चीजों में क्या हुई, आज तो स्वीकार्यता है। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में कितनी वंदे मातरम की स्वीकार्यता है? बताएं, कहाँ आपने करते हुए देखा गान इनको? कौन से इनके बड़े कार्यक्रम में आपने वंदे मातरम का गान देखा, जनगण मन का गान देखा? बताइए ना मुझे, कोई फुटेज बता दीजिए मुझे दिखा करके। केवल उस पर राजनीति करना, केवल उस पर राजनीति की बातें करके दिखा करके, ये केवल उसको विवादास्पद बना देना, विवाद में लेकर के आना, ये भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। और केवल 150 वर्ष हो गए इसके, तो जश्न मनाइए, लोगों को उसका ज्ञान दीजिए। जो चीजें हैं आप उसको विवाद में डाल के क्यों बात करें? विवाद तो बहुत सारी चीजों का है। उर्दू भाषा को विदेशी भाषा बताने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुस्लिमों की भाषा बताने का काम करते हैं, जो इतने अल्प ज्ञानी है कि उर्दू हमारे यहाँ पैदा हुई, हमारे यहाँ जन्मी, केवल भारत में बोली जाती है, भारत से अलग हुआ पाकिस्तान में बोली जाती है, और अपनी भाषा को अपनी भाषा मानने को तैयार नहीं है, केवल इसीलिए कि उनको लगता है कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है। तो इनके पूर्वज उर्दू पढ़ते थे, पंजाबी पढ़ते थे, पता तो कीजिए कितने ज्ञानी लोग हैं ये। तो ये जो जिस तरह का विवाद बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनका खुद का कोई इतिहास नहीं है। मैं पुनः उस बात को कह रहा हूं जो माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में भी कहा, इनका ना कोई महापुरुष है ना इनका कोई इतिहास है, इसीलिए छेड़छाड़ की बातें कर करके ये दोबारा जीवित करके, जो राहुल चौधरी जी कह रहे हैं कि दोबारा जीवित करके विवाद बनाना चाहते हैं, जो सुलझ चुका है पूरी तरीके से। वंदे मातरम का जो स्वरूप है वो सबने स्वीकार किया है, कहीं कोई विवाद है नहीं। विवाद अगर कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जो केंद्रीय मंत्री वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता का नाम तक ठीक सदन में नहीं ले पाए आज, तो आप विवाद कर रहे हो तो अध्ययन तो कर लीजिए उसके बारे में, ठीक है, तब दूसरों को बताइए, पाठ्यक्रम में जोड़िए। किसने मना किया? लेकिन आप पाठ्यक्रम में क्या ला रहे हो? मनुस्मृति लेकर के आ रहे हो। आप पाठ्यक्रम में क्या लेकर के आ रहे हो? विवाद लेकर के आ रहे हो। और एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे वो हिंदी में पढ़ेंगे, ये विवाद ला रहे हो। आप सारी भाषा में पढ़ाइए ना। एम्स कितने कंप्लीट हो गए, वो उस पर बात नहीं करना, आपको हिंदी, उर्दू, इंग्लिश विवाद करके चीजों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, गौरव जी, हाँ बोलिए जल्दी से। जी देखिए राखी जी, काटना बांटना ये इनके डीएनए है कांग्रेस की, क्योंकि कच्चा तुबू काट के दे दिया, कोको आइसलैंड काट करके दे दिया, नॉर्थ ईस्ट का 30,000 हेक्टेयर का भूमि जो है कब्जा कर लिया चाइना। ये लचित बरफुकन को जानते हैं, बिरसा मुंडा को जानते हैं। इन्होंने भारत की अस्मिता को कदम कदम पर कुचलने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है, काटने का काम किया है, इसलिए कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये नाभा जेल में जानते हैं, नाभा जेल में जब माफी मांगा था मोतीलाल नेहरू जी ने, नेहरू जी के लिए, तो कम से कम अपने इतिहास को कायदे से पढ़ें कि कौन माफी वीर है, कौन माफी वीर नहीं है। जिस तरह से भारत को एक लूटने का अपनी निजी मिल्कियत मान लिया था, वो निजी मिल्कियत देश की जनता ने छीन लिया है, इसलिए बेचैनी दिखाई दे रही है। और बेरोजगारी तो इनको मिली है, 12 साल से बेरोजगार हैं, अभी आने वाले समय में भी कई दशक तक बेरोजगार ही रहेंगे कांग्रेस के लोग। और इनको भारत के महापुरुष याद आ रहे हैं, ये जितने भी नाम हमने लिए हैं। और वंदे मातरम, जब इनको कोई जानकारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक बैठक, चाहे वो बूथ की हो, चाहे वो राष्ट्रीय बैठक हो, सब में वंदे मातरम का गान किया जाता है और आज भी किया जाता है, और एक एक कार्यकर्ता को याद है। और ये हम चैलेंज देते हैं कि हम सस्वर गा देंगे, पूरा गा देंगे, अनकट गा देंगे, ये गा के दिखा दे। और नहीं 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 नहीं, अरे केंद्रीय मंत्री को छोड़िए, आप हमारा चैलेंज स्वीकार करिए, और स्वीकार करिए, और नहीं तो माफी मांगिए। आप वंदे मातरम को बोलने लायक
हैसियत आपकी नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों ने भारत को हर कदम पर झूठ के अपने झूठ के प्रोपेगेंडा के साथ केवल कुचलने का काम किया है। इसके अलावा आप लोगों का कोई कार्य नहीं रहा। जी को जंजीरों से तोड़ देंगे। आप लोग एंडरसन को भगाने वाले लोग रहे हैं, घोटाले वाले लोग रहे हैं, भारत की संस्कृति को कुचलने वाले लोग रहे हैं। जी हाँ, बोलिए जल्दी जल्दी से। नहीं, मैं झगड़े की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तथ्यों की बात कर रहा हूँ। गौरव शर्मा जी बोल रहे हैं केंद्रीय मंत्री को छोड़िए, मैं आके दिखा देता हूँ। तो इसका मतलब है कि केंद्रीय मंत्री वो इनके मतलब है कि उनके पास कोई भी जानकारी नहीं, वो कोई भी एजुकेशन नहीं है। और गौरव शर्मा की मिश्रा जी के पास एजुकेशन है। ये कितनी बड़ी दुख की बात है। हमारे नेशनल टीवी चैनल में बोल रहे हैं केंद्रीय मंत्री। इन्होंने चैलेंज दिया है। अरे आप सर, इन्होंने चैलेंज दिया है। हक साहब इन्होंने सबसे पहले कहा कि वो गूगल करने लगेंगे, तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि आप चलिए हमारे साथ चैलेंज करिए, चलिए गाइए आप वंदे मातरम। टीवी पे बैठ करके दिखा रहे, पूरे जनता देख रहे, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन का क्या ये है कि अपने केंद्रीय मंत्री को नेशनल टीवी चैनल पर छोड़ा कर रहे हैं। देखिए राकेश जी, भारत में जो पिछले 11 साल से पूरा देश बदहाल है, उसकी चिंता छोड़ दीजिए, छोटा बड़ा करने की चिंता छोड़ दीजिए। हम लोग सड़कों पर संघर्ष करके यहाँ पहुंचे। हम लोगों को मिल्कियत में अंग्रेजों ने सत्ता नहीं दिया था सर। ये मुगलों ने सत्ता नहीं दिया था। की बात हो रही है। आपको मैं बताऊं, यदि मेरे पास समय होता तो मैंने आज सोचा था कि सबसे पहले 40% हिस्सा आजादी क्या दिलाई है? भीख में दिया है? क्या आजादी आपने संघर्ष करके दिया है? 30 लाख हिंदुओं के कत्लेआम पर दिया है, देश का हिस्सा काट करके लिया है। लड़कर ले लेंगे पाकिस्तान और हंस करके ले लेंगे हिंदुस्तान। किसने गाना गाया भाई? ठीक है किसने गाया? राकेश जी प्लीज देश के नरेंद्र मोदी। अरे ये झूठ परोसना बंद करिए कि हमने आजादी दिलाई तो उसका कीमत ले लिया। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान इसका कीमत लिया है आप लोगों ने, ऐसे नहीं ले लिया है। इनकम टैक्स मिसयूज करना, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोरी करके सत्ते पे आया नरेंद्र मोदी। इनका जांच होगा। ये दिशाहीन करने के लिए जय हिंद वंदे मातरम लेके आया। एक गौरव शर्मा जी को मैं पूछना चाहता हूँ, आपको इतने बड़े बड़े आप, मैं भी एक पंडित, आप भी पढ़े, चलो हनुमान चालीसा बोल दो, चलो बोल सकते क्या? हाँ, यहाँ बिल्कुल बोल देंगे, बिल्कुल बोल देंगे। क्या? हाँ बोलो हनुमान चालीसा। चलिए दुर्गा सप्तशती आप सुना दीजिए, दुर्गा सप्तशती सुना दीजिए। जय हनुमान सुना देंगे, बहुत अच्छी तरह से सुना देंगे। देवी तुम सर्व कार्य विधान मैं तो पूरा सुना दूंगा सर। हमारी डिबेट लाइन सुना के दिखा दो तो जो कहे तो आप एक लाइन सुना दो बस। यही प्रमाण है आप लोगों ने भारतीय साहित्य को, संस्कृति को कुचलने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया है, बेचने का काम किया है, अय्याशी का काम किया है, भारत के साथ अय्याशी करने का काम किया है। आप भूमि माना है आप लोगों ने, इसलिए आपका हक ये हो गया है। आपकी जानकारी से जानकारी चाहता हूँ, दर्शकों तक भी जानकारी को पहुंचाइएगा, क्योंकि आप बहुत जानकार हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपको गूगल, आपको कंटेस्ट से सारी चीजें याद है। आपको कुछ नॉलेज नहीं है। शिवानंद जी, आपके लिए हम पर्याप्त है सर, आपके लिए पर्याप्त है। आप चिंता छोड़ दीजिए, आप किसी भी विषय पर हमसे बात करिए, आपको हम जवाब देंगे। गौरव जी, आपसे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अंग्रेजों की वेशभूषा, जब आप स्वदेशी आंदोलन चला रहे थे तो ये काली टोपी, हाफ शर्ट और जूते मोजे, ये अंग्रेजों की वेशभूषा क्यों? और उपाधि के नाम पे जो अंग्रेज अफसरों को सर शब्द दिया जाता था, वो सर संघ चालक क्यों? वो सर संघ चालक आपकी उपाधि क्यों हो गई? आपके सहयोगी की उपाधि कैसे हो गई? और नमस्ते ये टेढ़ा कैसे हो गया, गर्दन काटने वाला? इसके बारे में थोड़ा ज्ञानवर्धन दर्शकों को दे दीजिएगा। पिता माता ने बताया नहीं, आप उसी कांग्रेसी संस्कृति की, कांग्रेसियों की नाजायज संस्कृति से पैदा हुए लोग हैं, तो इसमें कहां से पता रहेगा? ठीक है, चलिए गौरव जी, फर्जी बात पैदा हुए, चलिए सर चर्चा इतना पारिवारिक नहीं हो पाऊंगा। चलिए, वंदे मातरम के 150 साल है, प्लीज उसकी सब लोग शुभकामनाएं दे दीजिए। जो अच्छा सीखा है उसके बारे में चला जाए, झगड़ा मत करिए। अभी लोकसभा हो गई, अभी कल फिर चर्चा होगी, रुक जाइए इस पर। ठीक है, चलिए और चीजें निकल कर आएंगी। समय की सीमा, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कभी कभी होता है ना कि जो पैनलिस्ट है, जो मेहमान है, वो भी हैं कि मानते नहीं, ये भी बिल्कुल सच बात है। विषय ऐसा है कि मतलब आप समझिए कि वंदे मातरम में जिन पंक्तियों को हटाया गया था, जिसमें वाकई में माँ दुर्गा हैं, माँ लक्ष्मी हैं, माँ सरस्वती है, जिनका जिक्र था,
मुस्लिम लीग को आपत्ति थी, इसलिए इन सारी कड़ियों को, इन सारी पंक्तियों को हटाया गया। लेकिन वो तो यहाँ पर दुर्गा चालीसा और न जाने क्या क्या सारी चीजों का जिक्र आ गया कि आप ये पढ़िए, आप ये पढ़िए। देखिए, ज्ञान रखिए, नॉलेज रखिए, कोई किसी को यहाँ नीचा दिखाने नहीं बैठा, लेकिन ये बात सच है, आप 150 साल पीछे जाके उन सारे चीजों पर क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हैं? और यदि आपको ऐसा लगता भी है तो उसका जवाब जो विपक्ष में है, जिन पर ये आरोप है, वो इस तरीके से दें ताकि सारी बात क्लियर हो जाए। ऐसे सिर्फ छींटाकशी करने से तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।